हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था 2 को पढ़ेंगे जो कक्षा 7 में है। तो इसके अध्याय 1 में है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का अर्थ है लोगों के द्वारा शासन, अर्थात जनता के द्वारा शासन। लोगों को क्या कहते हैं? जनता। और भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। अर्थात कैसी है कि यहाँ आप देखते होंगे कि आपके माँ पिताजी, जो बड़े भैया दीदी हैं, वो लोग क्या करते हैं? मतदान देते हैं। जब चुनाव होता है उसमें मतदान देते हैं और जनता में से ही कुछ प्रतिनिधि चुनाव में खड़े होते हैं और उनको मतदान देकर जिताया जाता है। जो पार्टी अधिक मत से जीतता है, जो प्रतिनिधि अधिक मतों से जीतता है, उनकी सरकार बनती है और उन्हीं सरकार के द्वारा जनता के ऊपर शासन होता है। तो लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है। ठीक है ना? इसे हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो चलिए पढ़ते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है, लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? जनता का शासन। यह शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। आम लोग क्या है? जो भारत की जनता है, तो उनकी सहमति की आवश्यकता होती है। और वो सहमति कैसे देते हैं? अपने मतदान के द्वारा। अच्छा, ये बताइए तो क्या आप भी मतदान देते हैं? नहीं ना। तो आप क्यों मतदान नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपकी उम्र अभी 18 वर्ष नहीं हुई है। तो भारत का वह नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वो मतदान कर सकता है। यहाँ निर्णय जनता की सहमति से उनके हितों के लिए लिया जाता है। और इसमें निर्णय कौन लेता है? जनता लेती है। और किसके हित के लिए होती है? जनता के हित के लिए होती है। इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है। जो हम मतदान करते हैं वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष, मतलब जो डायरेक्ट ना हो वो हो गया अप्रत्यक्ष, और जो सीधे सीधे होता है वो प्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है मतदान के द्वारा। तो प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय स्वयं जनता लेती है। अप्रत्यक्ष भागीदारी में ये निर्णय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिया जाता है। तो जो प्रत्यक्ष होता है उसमें कौन लेता है? सारे निर्णय जनता लेती है। और जो अप्रत्यक्ष भागीदारी होता है उसमें जो निर्णय लेते हैं वो कौन लेते हैं? जो जनता के द्वारा जिताए गए जनप्रतिनिधि होते हैं। तो जनप्रतिनिधि वे लोग होते हैं जिनका चुनाव जनता करती है। और जनप्रतिनिधियों को कौन चुनती है? जनता चुनती है। वे जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है? और वे जनता के लिए काम करते हैं। इन्हें समय समय पर जनता के बीच जाकर अपना विश्वास हासिल करना अनिवार्य होता है। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही शासन की सर्वस्वीकृत प्रणाली है। तो विश्व के अधिकांश देशों में कैसी शासन प्रणाली है? वो है लोकतंत्र की शासन प्रणाली। लोकतंत्र मतलब वहाँ के देश के जनता के द्वारा, चुनाव के द्वारा जनप्रतिनिधियों को जिताया जाता है और उनके द्वारा सरकार का गठन होता है ना? आइए जानते हैं कि विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ है। देखिए क्या है? भारतीय संसद है और इसमें क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पे लोग हैं ना, चाहे वो भारत में किसी भी धर्म के लोग हों, जो भारत का नागरिक हो, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसका भारतीय होना आवश्यक है। और उन्हीं भारतीयों से ही मिलकर हमारे संसद का निर्माण होता है, संसद के प्रतिनिधियों का गठन होता है। ठीक है? तो ये क्या है? भारतीय संसद का चित्र है। आप खबरों में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, हमारे संसद का जो चित्र देखे होंगे संसद भवन का, वो इस तरह का है ना? आपने इसे जरूर देखा होगा। लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता। ठीक है? तो लोकतंत्र का कैसे विकास होगा और इसकी कितनी लोकप्रियता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल से ही भारत एवं ग्रीस मतलब यूनान में लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। यूनान के कई विद्वानों ने मानव समानता की वकालत की है और
क्या है, इसमें क्या होता है, जब भी लोकतंत्र है मतलब सारे मनुष्य, सारे नागरिक, सारे जनता क्या है, समान है। मानव समानता लोकतंत्रीय व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है। इस तरीके से इन्हें लोकतंत्र का नैतिक आधार निर्मित किया था। आपने पिछली कक्षा में इतिहास की पुस्तक में लिच्छवी बज्जी गणराज्य की शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा था। तो क्या था, हमारे देश में उनकी शासन प्रणाली कैसी थी, गणतंत्रीय थी। ठीक है, गणतंत्रीय मतलब राजा का पुत्र ही राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। लेकिन अधिकांश राज्यों में राजतंत्र ही था। लेकिन प्राचीन काल में भारत में क्या था, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। यहाँ क्या था, राजाओं का शासन होता था। और इस राजाओं के शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है, राजतांत्रिक शासन व्यवस्था। मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन उसके बाद क्या, पहले राजाओं का शासन था, फिर क्या हुआ, अलग अलग विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, जैसे मुगल, अंग्रेज। तो इनके द्वारा जो शासन किया गया वो कैसा था, तानाशाही। मतलब क्या कि उनका ही हुक्म चलेगा और उनके द्वारा मतलब जनता का मत नहीं लिया जाएगा कानून सरकार को चलाने के लिए। वे अपने कानून खुद बनाएंगे और जनता का शोषण करेंगे। जो उनके स्वार्थ में होगा बस वही काम करेंगे, जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे। तो वो क्या हो गया, तानाशाह व्यवस्था। और उससे पहले भारत में क्या व्यवस्था था, राजाओं का शासन था, जिसे राजतंत्र कहा जाता था। लेकिन कुछ राजवंश थे, जैसे लिच्छवी बज्जी जो गणराज्य थे, वहाँ क्या था, गणतंत्रीय। गणतंत्रीय मतलब लोकतांत्रिक, गणों के द्वारा, गण मतलब लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था। कालांतर में विश्व में राजतंत्र एवं एकतंत्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि राजतंत्र में शासन की बागडोर किसके हाथ होती है, राजाओं के हाथ होती है। उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। इस प्रकार की जो शासन प्रणाली किस प्रकार की, जो राजाओं के द्वारा होती थी। राजतंत्र में लोगों का कल्याण शासन के व्यवहार और योग्यता पर निर्भर करता था। मतलब यदि उस काल में राजा अच्छे होते थे तो लोग खुश रहते थे, और यदि जो राजा होता था वो निर्दयी होता था तो लोग अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था लोगों को। अतः लोगों ने इस व्यवस्था का विरोध करना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि हमेशा तो राजा अच्छे नहीं हो सकते, कभी कभी निर्दयी राजा भी होते थे। इसलिए लोगों ने राजतंत्र प्रणाली का विरोध करना शुरू किया। फ्रांस, रूस जैसे कई देशों में राजतंत्र का विरोध होने लगा एवं उसके स्थान पर प्रजातंत्र को अपनाया गया। ये जो गण है, प्रजा है, लोक है, ये क्या है, जनता का ही पर्यायवाची शब्द है। सबका अर्थ क्या है, एक ही है। प्रजातंत्र बोलिए, लोकतंत्र बोलिए या फिर गणतंत्र, सबका अर्थ क्या है, लोकतंत्र ही है। तो इसके स्थान पर किसे, राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र को अपनाने के लिए लोग ये करने लगे, आंदोलन करने लगे। लोकतंत्र गणतंत्रीय व्यवस्था का क्या है, विकसित रूप है। यह शासन की अन्य प्रणालियों में सबसे लोकप्रिय एवं स्वीकृत प्रणाली है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोगों के भलाई के बारे में सोचा जाता है। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है। किसमें, लोकतंत्र में। जनता की इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके द्वारा ही सरकार का गठन होता है, जनता के द्वारा ही गठन होता है। इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा करना भी उन प्रतिनिधियों का कर्तव्य होता है। और यदि जनप्रतिनिधि उन जनता के अधिकारों का रक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगले चुनाव में वे हटा दिए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, लोगों की भलाई के लिए ही कार्य होता है। लोकतंत्र में लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। वे सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। वे क्या कर सकते हैं, सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं या सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं। यदि कोई कानून लोगों के विरुद्ध या लोगों की भलाई के लिए ना हो
तो लोग क्या कर सकते हैं, उसके विरुद्ध आलोचना कर सकते हैं या उसका विरोध भी कर सकते हैं। सरकार भी लोकमत के अनुसार ही कार्य करती है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, जो सरकार होती है वो लोगों के मत लेकर ही कार्य करती है। लोकतंत्र में सरकार का चयन, तो क्या प्रक्रिया है लोकतंत्र में सरकार के चयन का, उसके बारे में हम जानेंगे। तो लोकतंत्र में जो सरकार का चयन होता है उसमें क्या होता है, दो तरह का प्रक्रिया हो सकता है, या तो प्रत्यक्ष हो सकता है या फिर अप्रत्यक्ष हो सकता है। प्रत्यक्ष मतलब सीधे मतलब क्या कि एक मैदान में सारे जनता जमा हुए और वे अपने जनप्रतिनिधियों को सीधे सीधे मत देकर सत्ता पर बैठा दें। या फिर अप्रत्यक्ष मतलब जैसे हमारे देश में है, क्या है कि लोग मतदान देते हैं, उसके द्वारा जनप्रतिनिधि जीतते हैं और सरकार का गठन करते हैं। और सबका मत जो मतदान होता है वो क्या होता है, गोपनीय होता है, वो किसी को पता नहीं चलता कि कौन किसको मत दे रहा है। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपने समझ लिया। तो देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे अपने शासक का चुनाव करती है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष में मतदान के द्वारा करती है और प्रत्यक्ष में सीधे करती है। जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ संघीय छोटे इकाइयों में क्या होता है, लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप देखने मिलता है। कहाँ, स्विट्जरलैंड में। तो वहाँ क्या करते हैं, स्विट्जरलैंड में जनता एक बड़े मैदान में इकट्ठा होकर जो शासक को होते हैं उसको चुनते हैं। देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है ना, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, इस चित्र में दिख रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ जनप्रतिनिधियां खड़े हैं ना यहाँ पे, और यहाँ जनता खड़ी है और हाथ उठाकर अपना मतदान दे रही है जनता के जो जनप्रतिनिधि है उनके पक्ष में। और जिनको ज्यादा वोट मिल जाएगा, ज्यादा हाथ उठेंगे जिनके पक्ष में, तो उन्हीं का सरकार बनेगा। ठीक है, ये है प्रत्यक्ष चुनाव। आप समझ गए होंगे इसे। ठीक है, अब है भारत में लोकतंत्र। ये हो गया स्विट्जरलैंड के बारे में जाने की प्रत्यक्ष, लेकिन भारत में कैसी है प्रक्रिया, अप्रत्यक्ष चुनाव का। ठीक है, तो भारत में चुनाव देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है ना, लोग कतारों में खड़े हैं अपना वोटर कार्ड लेकर। ठीक है, तो इस तरह से आप भी देखे होंगे कि आपके घर में आपके माँ पिताजी बड़े भैया जो इनका उम्र 18 साल से ऊपर है वे मतदान देते हैं। तो भारत में लोकतंत्र कब से शुरू हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 1947 ईस्वी में। और आज़ादी के बाद भारत के नेताओं ने काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि भारत के लिए शासन की प्रणाली लोकतंत्र ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लोकतंत्र। संविधान के लागू होते ही भारत एक गणतंत्र देश बन गया और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में कैसा है, मतदान के द्वारा जो चुनाव होता है उसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता है उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता। और कोई सफल लोकतंत्र वही है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो और अपने सरकार को चुनने के लिए मत देने का अधिकार हो। ठीक है, तो वही सफल लोकतंत्र है। मताधिकार की समानता, तो मताधिकार क्या है, जब लोगों को अपने सरकार को चुनने के लिए मत देने का, वोट देने का अधिकार हो जाता है, उसे मताधिकार कहते हैं। तो वो अधिकार कब मिलता है, देखिए लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है या नहीं। जितने भी देश के नागरिक हैं उनको मत देने का अधिकार है कि नहीं, इसी पर ही लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है। तो वयस्क नागरिक कौन है, जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है। इसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, क्या है कि देश में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं।
तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों? क्योंकि सभी लोग अपना मतदान दे सकते हैं, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है, जो यह घोषित करता है कि देश का हर नागरिक समान है। लेकिन सिर्फ मताधिकार से समाज में नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। सिर्फ मत दे देने से समानता का अधिकार पूरा नहीं होता, इसके लिए अन्य अवसरों पर भी समानता के कानून होने चाहिए। जैसे क्या होता है, सिर्फ मत देने में ही समानता नहीं, बाकी क्षेत्रों में जैसे शिक्षा का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, ये सब में भी समानता होना चाहिए। समानता का अधिकार नागरिकों को मिलना चाहिए। तो भारतीय लोकतंत्र में समानता का क्या क्या अधिकार है वो आगे देखिए। तो भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया। क्या माना गया? समान। इसका अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति के साथ लिंग मतलब स्त्री है या पुरुष है, धर्म मतलब कोई भी जात धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ कोई भी धर्म का हो या फिर कोई भी जाति का हो, तथा उसके शैक्षिक और आर्थिक स्तर जैसा भी हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, इसके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए कई तरह के प्रावधान हैं। तो वे क्या हैं हम आगे देखते हैं। तो पहला क्या है, इसे नोट कर लेंगे आप, ठीक है, कॉपी में। कानून की नजर में हर व्यक्ति क्या है? समान है। इसका क्या अर्थ है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना क्या है? अनिवार्य है, चाहे वह साधारण मजदूर हो या फिर बड़े धनी लोग, ठीक है, सबको कानून पालन करना एकदम आवश्यक है। दूसरा क्या है? हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। सार्वजनिक स्थान मतलब जो सरकार द्वारा चलाए गए हैं, ठीक है, जैसे सरकारी अस्पताल, विद्यालय, मंदिर, मस्जिद, ये सब क्या है? सार्वजनिक स्थल हैं। खेल के मैदान, होटल, बाजार, ये सब सार्वजनिक स्थल हैं। वैसे किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी व्यक्ति को जाने से नहीं रोका जा सकता, ये दूसरा प्रावधान है। तीसरा है अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। क्या है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की जो भावना है उसको भी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यदि कोई किसी के साथ छुआछूत करता है तो उसको दंड मिलेगा। तो वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने को नहीं मिलती है, इसका लगभग पूर्णतः उन्मूलन हो गया। और जो प्राचीन काल में बहुत ज्यादा जाति के आधार पर छुआछूत किया जाता था, लेकिन अभी वो चीज बहुत हद तक कम हो गया है। और चौथा पॉइंट क्या है? सार्वजनिक रोजगार में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा शासन के ने सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा समानता के अधिकार को लागू किया है। क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा से कोई भी रोजगार प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? समानता के कुछ प्रावधान हैं। देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। तो 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों का नामांकन, उनकी उपस्थिति एवं पोषण का जो स्तर है उसको सुधारने के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू किया गया। मध्याह्न भोजन क्या है? MDM है, जो आपको दोपहर में खिलाया जाता है, हर स्कूल में खिलाया जाता है, दोपहर के समय भोजन खिलाया जाता है, उसी को कहते हैं मध्याह्न भोजन योजना। यह योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित होता है। तो इसके लिए कुछ पैसा कौन देती है? केंद्र सरकार, और कुछ पैसा राज्य सरकार देती है। दोनों का मिला हुआ कार्यक्रम है जो मध्याह्न भोजन योजना है। इस कार्यक्रम में तब से आज तक कई परिवर्तन हुए हैं। जब ये शुरू हुआ तब से अभी तक
बहुत सारे बदलाव हुए हैं इसमें। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ हुआ। इसे नोट कर लेंगे कि मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 2001 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इसे पूरे देश में लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का वो जो भोजन होता है वो स्कूल में ही दिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चित्र में दिख रहा है ना, झारखंड के एक विद्यालय में मध्याह्न भोजन करते हुए बच्चे। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना, लाइन से बैठे हुए हैं बच्चे, थाली में कुछ खा रहे हैं। तो इस तरह आप अपने स्कूल में भी देखे होंगे, बच्चे दोपहर के समय स्कूल में खाते हैं, है ना। तो यही है मध्याह्न भोजन योजना। तो दोपहर को ये क्यों किया गया, इस कार्यक्रम का प्रभाव काफी सकारात्मक रहा। जो मध्याह्न भोजन हुआ उसमें क्या फायदा हुआ, देखिए, जो विद्यालय में गरीब बच्चों के नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई। और गरीब बच्चों के क्या हुआ, नामांकन, स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों ने नामांकन किया, नाम लिखाया, विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा और बच्चे जो स्कूल छोड़कर चले जाते थे वो कम होने लगा। अब बच्चे स्कूल में रहने लगे क्योंकि उनको दोपहर का भोजन मिलने लगा। दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर आने वाली माताओं को भी इससे काफी राहत मिली। और क्या है, जो माँ लोग रहते हैं वो लोगों को काम पर जाना पड़ता है, लेकिन यदि बच्चे स्कूल से घर आ जाएं फिर उनको खाना खिलाने के लिए उनको क्या होता था, काम छोड़कर घर आना पड़ता था। इसी को क्या हुआ, जब से मध्याह्न भोजन शुरू हुआ वो माताओं को क्या हुआ, अपने काम छोड़कर दोपहर में घर आने की आवश्यकता नहीं हुई। क्यों, क्योंकि बच्चे स्कूल से ही खाकर घर जाने लगे। तो यह कार्यक्रम जातिगृह पूर्वाग्रहों को भी कम करने में सहायक हुआ। और जो जातिवाद था, पहले क्या था कि ये जाति का व्यक्ति खाना बना रहा है तो हम उसको नहीं खाएंगे, लेकिन जब से ये मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुआ तो सभी जाति वर्ग के लोग, बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तो उनके मन में जो जाति वाला भाव था वो भी खत्म हो गया। और जो खाना बनाने वाली महिलाएं हैं वो भी अलग अलग जातियों की थी। तो जो पहले भ्रम था कि हाँ वो दूसरे जाति की हैं तो हम उसके हाथ का बना खाएंगे नहीं, ये चीज क्या हुआ, बच्चों में धीरे धीरे कम होने लगा और उनमें अच्छी भावना आने लगी। तो भारत में असमानताएं, ये कौन है चित्र में है बाबा साहब अम्बेडकर। देखिए कुछ लिखा भी है तो पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो उन्होंने कहा है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ये किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। जो ये चित्र में दिख रहे हैं ये कौन है, भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने हमारे संविधान के प्रस्तावना, जो हमारे संविधान जो निर्माण हुआ था हमारा, उसके प्रस्तावना समिति के अध्यक्ष थे। उनका बहुत ज्यादा योगदान है हमारे संविधान निर्माण में। तो देखते हैं भारत में असमानताएं। ठीक है, तो भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में असमानताएं अभी भी मौजूद हैं। भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके दैनिक जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती है। आपको कई ऐसी स्त्री, पुरुष और बच्चे मिल जाएंगे जो सड़क के किनारे प्लास्टिक के टुकड़ों या कुछ इस प्रकार की वस्तुओं को चुनते हैं। ट्रेनों में अवैध रूप से बोगी के अंदर झाड़ू लगाते बच्चों को देखा जा सकता है। आप देखे होंगे कि जब कहीं जाते हैं तो रास्ते के किनारे कुछ स्त्री, पुरुष या बच्चे एक बोरा लिए हुए हैं और उसमें प्लास्टिक चुन रहे हैं। या फिर ट्रेन में कभी गए होंगे तो बोगी के अंदर एक बच्चा झाड़ू लेकर झाड़ू मार रहा है। तो ये सब क्या है, अभी भी हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी है और लोगों में अभी भी असमानता है।
कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, ये असमानता अभी भी देश में बना हुआ है। प्राय उनके साथ उचित व्यवहार भी ठीक से नहीं किया जाता है और ऐसे लोगों के साथ जो बाकी लोग हैं वो भी ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। एक तो गरीबी के कारण भी असमानता का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ जो जाति व्यवस्था है, जाति के कारण भी बहुत सारी असमानताओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये परिस्थितियां धीरे धीरे थोड़ी कम हुई हैं। पहले बहुत ज़्यादा थी कि जाति के आधार पर या फिर अमीरी गरीबी के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। लेकिन अभी क्या है, शिक्षा का दर बढ़ा है, लोग समझदार हुए हैं और अभी जाति को लेकर या अमीर गरीबी को लेकर इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी भी बना हुआ ही है। आप सोच सकते हैं कि जातिगत पहचान गांवों में ही होती है। शहर के लोग जातिगत व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते हैं। तो क्या होता है, ऐसे लगता है कि गांव के लोग कुछ ज़्यादा ही जाति को मानते हैं, ये ऊंचा जाति नीचा जाति ये चीज मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शहर में भी लोग जाति व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। तो आपकी सोच गलत हो सकती है। क्या सोच? कि शहर के लोग जाति को नहीं मानते हैं। कैसे? कुछ उदाहरण आगे आपको मिल जाएंगे। जैसे समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखेंगे, जो कभी देखेंगे कि पेपर में एक कॉलम रहता है जिसमें शादी के लिए विज्ञापन दिया रहता है, तो आप उसमें पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। उसमें आप देखेंगे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी जो अपना विज्ञापन है उसमें जाति शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे, ठीक है। देखिए समाचार पत्र में वैवाहिक जो विज्ञापन है, एडवर्टाइज जो दिया जाता है ना शादी के लिए, कि ये लड़का चाहिए, ये ऐसी लड़की चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे तेली 28, उम्र 28 है, 5 फुट 7 इंच है, PhD है। देखिए कितनी सारी डिग्रियां हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। PhD है, एमएड है, नेट है, जेट है, सरकारी शिक्षक हैं। लेकिन इतने ज़्यादा शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि स्वजातीय कन्या चाहिए। मतलब इसमें भी जाति पात का, उनके मन में भी जाति का भावना है। तो देखिए इतने शिक्षित होते हुए देखिए यहाँ पर क्या है कि 23 वर्ष है, 5 फुट 3 इंच है, स्लिम, गोरी, स्नाकोत्तर कंप्यूटर साइंस, ब्राह्मण कन्या हेतु स्वजातीय वर चाहिए। मतलब इतने ज्यादा शिक्षित लोग हैं, फिर भी जाति का विवरण हो ही रहा है। मतलब जाति पात है, तभी ना वे अपने कॉलम में जाति का उल्लेख कर रहे हैं कि इस जाति का चाहिए। तो इस तरह से इसमें भी दिया गया है कि इतने शिक्षित होने के बाद भी जाति का उल्लेख हो रहा है। मतलब शहरों में भी जाति पात अभी भी है। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिख रहे हैं, ठीक है। ये चित्र किसका है? देखिए यहाँ पे एक फिल्म का चित्र है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 बच्चे हैं जो जूता पॉलिश कर रहे हैं और 2 आदमी क्या कर रहे हैं, जूता पॉलिश करा रहे हैं। इसके बाद आगे क्या दिख रहा है, ये पैसा पहले क्या करते हैं, फेंक के दे देते हैं, लेकिन फिर वो बच्चा लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे हाथ में पकड़ा के दो, क्योंकि मैंने काम किया है, फिर आपने पैसा दिया। देखिए क्या है कि 1975 में बनी दीवार फिल्म में, ठीक है, अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया है, ठीक है। इसमें अमिताभ बच्चन के जो छोटे समय का रोल किया है इस बच्चे ने, उसने 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का, ठीक है, फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है, उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। ये जो फिल्म का दृश्य है दीवार फिल्म का है, जो अमिताभ बच्चन की है। तो उसमें जो पॉलिश करने के बाद वो 2 व्यक्ति हैं वो पैसा फेंक कर देते हैं, लेकिन जो अमिताभ बच्चन है वो पैसे लेने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि मेरे काम की भी अपनी गरिमा है, इसलिए मुझे आदर के साथ पैसा मेरे हाथ में उठा कर देना चाहिए। तो क्या है, प्रायः कुछ लोग वो के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति या लिंग या धर्म में हुआ है, ठीक है। अगर वे अमीर हैं या
गरीब, वे अमीर हैं या गरीब, ठीक है। जब लोगों के साथ किसी कारण से असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, उनके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है लोगों के साथ कि वो किस जाति में जन्म लिया है, वो लड़का है या लड़की है, वो किस धर्म का है, वो गरीब है या अमीर है, इस कारण से किसी व्यक्ति के साथ क्या होता है, भेदभाव किया जाता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो उससे जब उस व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उसके मन को बहुत दुख होता है, और दुख होना स्वाभाविक है क्योंकि जन्म लेना तो किसी के बस की बात नहीं। और क्या होता है कि हम किस जन्म में ले, ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम गरीब घर में जन्म ले या अमीर घर में जन्म ले, या फिर हम किस जाति में जन्म ले, ये हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए हमको इसके कारण क्या होता है, असमानता का सामना नहीं करना, हमारे प्रति असम्मान भावना नहीं करना चाहिए, हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए सिर्फ जाति, धर्म या अमीर गरीबी के आधार पर। और यदि किसी के साथ इस तरह से खराब व्यवहार होता है जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, अमीर गरीबी के आधार पर, तो उसको दिल के कितना ठेस पहुंचता है, उसके दिल को चोट लगता है, और जो उसका आत्मविश्वास है वो भी कम हो जाता है। तब उसके मन में क्या लगेगा कि मैं छोटा काम कर रहा हूँ तो ये सही नहीं है। लेकिन ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि जन्म लेना किसी के हाथ में नहीं होता है, और कर्म के द्वारा ही लोग बड़े होते हैं, जन्म के द्वारा बड़े नहीं होते हैं। तो ये बात आप भी बच्चे अच्छे से याद रखिए, और किसी को भी उसके जन्म, जाति, धर्म या अमीर गरीबी के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं कीजिए, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है। कोई यदि बहुत अमीर है, हो सकता है कल वो गरीब हो, और जो गरीब है कल हो सकता है बहुत अमीर हो। इसलिए किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप ये पाठ समझ गए होंगे और इसे बार बार पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि मेरे सारे वीडियो आप पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कोई वीडियो यदि छूट जाता है तो वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।